शिक्षक बनने का सफ़र में तालीम जो हासिल की मैंने 10वीं तक के स्कूल शिक्षा हासिल की। उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि कुछ घरेलू हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे कि आगे तालीम हासिल की जाए। कारोबार से लगना पड़ा, पढ़ाई छोड़ दी बिल्कुल पूरी तरह से। और कोई इरादा नहीं था पढ़ने का, बिल्कुल भी पढ़ने का इरादा नहीं था कि हम पढ़ के आगे बढ़ें, और या कोई मकसद नहीं था कि ये पढ़ा जाए या किया जाए। काम करेंगे और घर संभालेंगे। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक दिग्गज जो कि शिक्षक है, इबादतुल्ला अंसारी सर, जो अपने शायरी के कारण जावेद राना के नाम से फेमस है। तो आइए हम मिलते हैं उनसे। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, वैसे तो आपकी पहचान की हम दर्शकों को ज़रूरत नहीं, आपको सभी जानते हैं, लेकिन आपकी एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों। जी, मेरा जो असली नाम है, जो वालिदैन ने मेरा नाम रखा था, वो है इबादतुल्ला अंसारी। लेकिन शायरी की वजह से, क्योंकि शायरी का शौक़ था और बचपन में घर पे जो तारुफ कहते हैं उर्फ जो था वो जावेद था। शायरी की वजह से तखल्लुस एक रखा जाता है पेन नेम, छोटा सा नाम, वो राना रखा मैंने। तो जावेद राना के नाम से लिखने लगा। इसी नाम से मैगज़ीन में छपता हूँ, इसी नाम से मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में जाना जाता हूँ। सारे लोग, ज़्यादातर लोग इसी नाम से मुझे जानते हैं। बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं जब हमारी टीम ने भी बताया कि इबादतुल्ला अंसारी सर आ रहे हैं, तो हमें जानकारी नहीं थी। हम आपको जावेद राना के नाम से जानते हैं। सर, शुरुआत करते हैं हम आपके बचपन से, जो आपका सफ़र शुरू हुआ, वहाँ से एक शासकीय टीचर बनना और साथ ही अपने शायरी के कारण जावेद राना के नाम से पहचान बनाना तक का एक सफ़र का छोटा सा रूप हमारे दर्शकों। सर, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। ऐसा एक मेरे उस्ताद का शेर है कि मुझे जानना है तो दुनिया से पूछो, मुझे लोग मुझसे सिवा जानते हैं। लेकिन अब अगर ये यहीं पर बात ख़त्म कर दी जाए तो फिर इंटरव्यू नहीं हो सकता। कुछ रस्मन में बताता चलूँ कि शिक्षक बनने का सफ़र में तालीम जो हासिल की मैंने 10वीं तक के स्कूल शिक्षा हासिल की। उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि कुछ घरेलू हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे कि आगे तालीम हासिल की जाए। कारोबार से लगना पड़ा, पढ़ाई छोड़ दी बिल्कुल पूरी तरह से। और कोई इरादा नहीं था पढ़ने का, बिल्कुल भी पढ़ने का इरादा नहीं था कि हम पढ़ के आगे बढ़ें, और या कोई मकसद नहीं था कि ये पढ़ा जाए या किया जाए। काम करेंगे और घर संभालेंगे। लेकिन अचानक से शायरी का शौक़ पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब घर में मैगज़ीन डाइजेस्ट पढ़ते थे, बड़े बड़े नावल और डाइजेस्ट, बहुत सारे डाइजेस्ट आज भी रखे हुए हैं। तो उस डाइजेस्ट को मैं उठाकर पढ़ूं तो उसमें जो कोटेशन आते हैं, शॉर्ट गज़लें आती हैं, वो मोटिवेट करते थे मुझे। और उसकी वजह से क्या हुआ कि एक शायरी का शौक़ पैदा हो गया अचानक से। और अंदर से कुछ लिखने की एक वो आई। तो एक पैरोडी मैंने लिखी थी उस वक्त 10वीं के बाद, जब मैं काम करने लगे थे मजदूरी। तो पैरोडी दोस्तों में और मोहल्ले में और दीगर जगह बहुत मशहूर हुई। लोग बुला बुला के पूछने लगे कि क्या लिखा है, क्या लिखा है। मुझे लगा कि ये जो शायरी है, ये ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। तो मुझे याद आया कि हम स्कूल में भी जो 8वीं में और 9 में और 10वीं में जो किताबें थी उर्दू की और हिंदी की, उसमें कविताएँ और गज़लें वगैरह हुआ करती। फिर मैंने वो किताबें निकाली। किताबें मेरे पास, मुझे किताबों का बहुत शौक़ है रखने का। तो सब किताबें रखी है, पहली से आज तक जितनी किताबें स्कूल की थी जी, सब मैंने संभाल के रखी। सारी किताबें रखी। तो 4-5 साल मेरा गैप हो गया था पढ़ाई का 10वीं के बाद। फिर मैंने वो किताबें निकाली जब शौक़ हुआ तो उसमें कविताएं, गज़लें और नज़में, ये सब पढ़ने लगा। पढ़ते हुए फिर शायरों के बारे में पढ़ा कि भाई ये लिखने वाले कैसे होते हैं। उनके बारे में जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ये तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। और हमने 10वीं भी पास नहीं करी, फेल हो गया था मैं घरेलू काम की वजह से। तो पढ़ना चाहिए, इसके लिए आपको मुताला भी करना है, स्टडी भी करनी है और स्कूली शिक्षा भी हासिल करनी है। तो फिर मैंने प्राइवेट 10वीं का एग्ज़ाम पास किया। प्राइवेट दिया, काम भी करता रहा और पास हो गया पहली बार में। क्योंकि जब ये शौक़ हुआ कि हम किताबें पढ़ रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ याद है, तो सिलेबस की किताबें भी इसी तरह पढ़ेंगे,
एग्ज़ाम देंगे, जो चीज़ें याद हैं वो लिख के आ जाएंगे। और वही हुआ कि जो पढ़ी सिलेबस की किताब घर बैठ के और एग्ज़ाम दिए, पास हो गए। फिर 1 साल गैप किया मैं, फिर 12वीं का एग्ज़ाम प्राइवेट भरा, सिलेबस की सारी किताबें इकट्ठा की, उसको अपने तौर से पढ़ता रहा। 12वीं भी पास हो गया, पहली 12वीं। फिर अब ऐसा कॉलेज जाना ज़रूरी था कि जहाँ अपना काम भी चलता रहे और कॉलेज भी जाएं। तो साइंस कॉलेज क्योंकि दोपहर में लगता है, वहाँ एडमिशन ले लिए रेगुलर, और रात में काम करना है और सुबह 12 के बाद कॉलेज। ग्रेजुएशन पास हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, एमए उर्दू किया हूँ मैंने, उसके बाद बीएड किए, फिर नेट क्वालिफाइड हुआ एमए के साथ। तो बस इसके साथ में शिक्षा विभाग में आ गए बीएड करने। अच्छा हुआ क्या कि नेट क्वालिफाइड करने के बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी में हो गया। ऑनलाइन निकलती है भर्ती, उसमें जबलपुर मुझे कॉलेज मिल गया। वहाँ का लीड कॉलेज है सबसे बड़ा, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज महाकौशल। उसमें गेस्ट फैकल्टी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया और 5 साल तक जबलपुर में, 1 साल तक इंदौर में असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू का काम किया। हाँ, वहाँ खिदमत का मौका मिला। उसके बाद ये भर्ती निकली और यहाँ पर चयन हो गया। सर, जिस तरीके से आपने बताया ये बहुत बड़ी बात लगी और ये एक सीखने वाली बात है कि आपने 10वीं फेल हुए और 5 साल बाद वापस से पढ़ाई चालू करी, अपने जो शायरी का शौक बोले हम या शायरी की वजह से आप वापस से शिक्षा के उसमें आए पथ में, और आप एक शास्त्रीय शिक्षक भी बने। उसके बाद और भी बड़ी बात हमको ये लगी कि आपने नेट क्वालिफाइड करा और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी आपने कार्य करा। उसके अब हम चलते हैं थोड़ा सा आपके कार्य क्षेत्र को, जिससे आप फेमस है जावेद राणा के नाम से। तो हम सबसे पहले तो चाहेंगे कि आपकी कोई रचनाएं जो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी बहुत शुक्रिया। शायर के लिए तो ये बहुत बड़ा इन्हें इनाम होता है, कोई पूछ ले कि आप कुछ सुनाइए। अच्छा, मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लगता है जब कोई सुनने वाला वो कहता है कि कुछ सुनाइए, और उस वक्त बहुत ख़राब लगता है जब टाइम पास करने वाला कहता है कुछ सुनाइए। लेकिन आप लोग सुनने वाले हैं और आपके दर्शक जो हैं, जो लीड लैब को देखते हैं, ये सब लोग भी सुनने वाले हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो यहाँ पर सुनाना मेरे लिए ज़रूरी है। मैं गज़लें भी लिखता हूँ, दोहे भी लिखा है, नज़में भी लिखी है मैंने। तो पहले मैं गज़ल का 1-2 शेर सुना देता हूँ आपको, उसके बाद में फिर दोहे भी सुनाएंगे। बच्चों के लिए भी अच्छा है, मैंने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में, दोहे और वो लिखी है। तो क्योंकि स्कूल शिक्षक हूँ और बच्चों से मेरा राब्ता रहता है रात दिन, तो पहले मैं बच्चों के लिए जो दोहे और लिखे हैं वो सुना देता हूँ। एक दोहा है कि चिड़ियाँ, चूज़े, मेमने, तितली, कलियाँ, फूल। चिड़ियाँ, चूज़े, मेमने, तितली, कलियाँ, फूल, हर बच्चे के वास्ते माँ पहला स्कूल। हर बच्चे के वास्ते माँ पहला स्कूल। ये इंटरनेशनल एक मैगज़ीन निकलता है भारत सरकार का, बच्चों की दुनिया। उसमें बच्चों के दोहे के नाम से छप चुके हैं दोहे मेरे बहुत सारे। उसमें बहुत सी नज़में भी छपी है। एक नज़्म थी सड़कें, एक नज़्म थी स्कूल का तराना, एक नज़्म थी जूते चप्पल। जूते चप्पल के 1-2 शेर बच्चों का मैं सुना देता हूँ, उसके बाद गज़ल की तरफ और दोहे की तरफ आएंगे। तो बच्चों के लिए जो कुछ नज़में लिखी हैं उसमें 1-2 शेर मैं आपको सुनाता चलूँ आपके दर्शकों के लिए कि कितने प्यारे। एक जूते चप्पल के नाम से एक नज़्म छपी थी मेरी। तो कितने प्यारे, कितने अच्छे जूते चप्पल, सबके पैरों के काम आते जूते चप्पल। राजा बेटा जिस दिन भी स्कूल न जाए, उस दिन अब्बू के वो खाए जूते चप्पल। और कट जाते हैं, छिल जाते हैं, फट जाते हैं, लेकिन मुँह से कुछ नहीं कहते जूते चप्पल। तो ये थी एक मटका नज़्म थी। ऐसी बहुत सी नज़में हैं जो मैंने लिखी हैं। और जो दोहे कुछ मैं चाहूँगा, यहाँ आपने कहा है कि रचनाएं सुनाइए, तो दोहे सुनिएगा कि कहीं पे निकले कोयला, कहीं पे निकले तेल, कहीं पे निकले कोयला, कहीं पे निकले तेल, बाबा मत मायूस हो सब किस्मत का खेल। बाबा मत मायूस हो सब किस्मत का खेल। और अगला दोहा है कि पहले लाकर दो मुझे आटा चावल दाल, पहले लाकर दो मुझे आटा चावल दाल, फिर जाओ तुम चांद पर जग में करो कमाल। फिर जाओ तुम चांद पर जग में करो कमाल। और ऐसे ही क्योंकि आज का दौर पूरा मशीनी होता जा रहा है
और जब तक इंसानी ज़रूरियात, उनके एहसास, उनके जज्बात का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो मशीनें तो इंसानों के काम उस तरह से नहीं आती जैसे इंसान एक दूसरे के काम आ सकता है, उसके जज्बात को समझता है। इन्हीं एहसासात को मैंने गज़ल बनाने की भी कोशिश की है। समात फरमाइएगा कि उसूल ज़िंदा दिली के अमीन हो जाएं, उसूल ज़िंदा दिली के अमीन हो जाएं, खुदा करे मेरे दुश्मन ज़हीन हो जाएं। और वहाँ पे कौन सुनेगा सदा फ़कीरों की, वहाँ पे कौन सुनेगा सदा फ़कीरों की, जहाँ पे आदमी सारे मशीन हो जाएं। ये है कुछ नज़्में गज़लें थी आपके सामने। बिल्कुल सर। सर सबसे पहले तो हम एक और क्वेश्चन, आपके जो सफ़र में आपने बताया कि आपका जो 5 साल का गैप हुआ पढ़ाई के बीच में, तो कहीं ना कहीं जो ये सफ़र था आपका, वहाँ पर आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। तो कोई ऐसी चुनौती जिसको देखकर आप हताश हुए और लेकिन उसका सामना करके आप अभी जो सफलता, आपका जो पहचान आपने अलग ही बनाई जावेद राना के नाम पे, वो वहाँ तक आप पहुँचे? चुनौतियाँ तो बहुत सी आई, लेकिन ऐसी तो कोई ना जिससे हताश हो जाएं और मायूस हो जाएं। बहुत चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन मुस्कुरा कर हंस कर सबको आगे बढ़ते गए। और कहीं बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं, लेकिन ऐसी तो कोई नहीं आई जिससे हम बेजार हो जाएं या मायूस हो जाएं। बिल्कुल सर, मैं आप हमेशा पॉजिटिव ही रहे। जी बिल्कुल। सर एक और बात कि हमारी टीम ने हमें बताया कि आप कई नेशनल टीवीज़ पे भी अलग-अलग प्रोग्राम के थ्रू आए हैं, तो वो क्या उपलब्धियाँ थी और किस प्रोग्राम में आप आए? देखिए, सबसे पहले तो शैलेश लोढ़ा का एक प्रोग्राम चलता है बहुत खूब, वाह वाह क्या बात है। उसमें मैं समझता हूँ कि बीए कर रहा था, तब की बात है। वहाँ से कॉल आया था कि आपको इसमें शामिल होना है। उस वक्त ज़रा खुशी हुई थी कि ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और एकदम शुरुआत थी। तो उसमें गए थे बॉम्बे में, वहाँ के स्टूडियो में शूटिंग थी। और शैलेश लोढ़ा जैसा एक बड़ा फनकार है, बहुत बड़ा, सब टीवी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बहुत दिन सारे बच्चे भी जानते हैं और उनको सभी लोग जानते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो उसमें जाने का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर भी। इसके बाद में दूरदर्शन भोपाल के कई प्रोग्राम में शिरकत हुई है। ईटीवी उर्दू जो हैदराबाद से नेशनल, बल्कि नेशनल इंटरनेशनल चैनल है, उसमें भी शिरकत की है। और आते रहते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं। बिल्कुल सर। सर एक और बात हमको पता चली थी, जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं, उस स्कूल के कुछ बच्चों की भी रचनाएं या आप बोले तो कला के क्षेत्र में भी उन्होंने कुछ चीज़ें करी, तो क्या चीज़ें हुई और कैसे उनकी वो रचनाएं एक राष्ट्रीय लेवल के मैगजीन में भी छपी? हाँ, हमारे यहाँ से बच्चे, ये तो एक है पॉजिटिव बात है हरिपुरा स्कूल की, कि हर साल तकरीबन 2000 जब से हम लोगों की वहाँ पर भर्ती हुई है, तब से लेकर आज तक कंटिन्यू लगातार एक माहनामा, यानी हर महीने जो मैगज़ीन निकलती है बच्चों की दुनिया, भारत सरकार का मैगज़ीन है, NCPL के अधीन में है ये। तो उसमें हर महीने हरिपुरा स्कूल का कोई ना कोई स्टूडेंट आपको मिलेगा, चाहे उसकी पेंटिंग रहेगी या ख़त छपेगा या कोई आर्टिकल है, कोई मजमून है, कोई नज़्म है, कुछ ना कुछ छपते हैं हमारे यहाँ के बच्चे और खूब पढ़ते हैं और छप रहे हैं। ये बड़ी बात है हमारे लिए कि न सिर्फ हमारी स्कूल का बल्कि पूरे बुरहानपुर शहर का नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा है इनके ज़रिए से। बिल्कुल सर। सर एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपके क्षेत्र से रिलेटेड, जी, कि अगर कोई बच्चा एक गज़लकार या शायर बनना चाहता है तो उसको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। शायर बनना चाहता है या बहुत नस्र निगार बने, नज़्म लिखे, जो भी है, इसके लिए सबसे पहले तो मुताला यानी स्टडी बहुत ज़रूरी है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था कि शायरी के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो कायनात का मुताला, यानी दुनिया को पढ़ना है, पूरी दुनिया को पढ़ना है। दूसरा ख़यालात, इमेजिनरी, आपके पास वो पावर है कि नहीं, सोचने की सलाहियत है कि नहीं, आप ख़यालात होना चाहिए। और तीसरा कहा है तफ़हुस अल्फाज, यानी अल्फाज का ख़जाना आपके पास होना, लफ्ज़ों का ख़जाना आपके पास चाहिए, आप में सोचने की सलाहियत चाहिए और आपकी स्टडी बहुत गहरी हो। दुनिया को पढ़ें आप, किताबों के अलावा दुनिया पढ़ें, तो ये बहुत ज़रूरी है। सर जैसे आप जावेद राना के नाम से फेमस हुए हैं, तो इस सफलता का श्रेय आप किसको? इस सफलता का श्रेय तो मेरी वालिदा को दूंगा, माँ को। मम्मी ने बहुत कोशिश करती रही हमेशा कि पढ़ो पढ़ो, और हर जगह सपोर्ट करती हैं।
करती थीं। इंतकाल हो चुका है माँ का भी और वालिद का भी, तो माँ बाप को सबसे पहले तो खुदा के बाद माँ बाप को सबसे इसका सफलता का श्रेय दूंगा कि इन लोगों की दुआएं हर कदम पर मेरे साथ हैं। उसी की वजह से जो उलझनें और परेशानियां आती हैं कट जाती हैं। मैंने एक शेर कहा था कभी कि तूफान जब भी आया बलाओं के साथ साथ, सब कुछ तबाह कर दिया गाँवों के साथ साथ, तूफान में भी रास्ता बनता चला गया, हम चल रहे थे माँ की दुआओं के साथ साथ। तो माँ की दुआएं रहती हैं, सब सारी परेशानियां दूर होती हैं। और क्योंकि यहीं पर अब माँ बाप नहीं हैं, तो मैंने एक दोहा कहा, फिर सुना दें आपकी इजाज़त? बिल्कुल। सब मिट्टी का ढेर है जिधर भी जाए ध्यान, सब मिट्टी का ढेर है जिधर भी जाए ध्यान, दुनिया बिन माँ बाप के लगे है कब्रिस्तान। ये दोहा है हमारा। बिल्कुल सर। सर हम चाहेंगे कि देश के युवाओं के लिए कोई एक मैसेज आपकी ओर से, और साथ ही आपके अंदाज में भी उनको अगर कुछ कहना चाहें। संदेश और पैगाम तो मैं शायरी के अंदर ही दूंगा, जो भी देना चाहूँगा। पूरी शायरी मेरी पैगाम है, पूरी शायरी संदेश है। और शेर सुना देता हूँ लोगों के लिए कि सुकूते शाम का जीना हराम करते हैं, सुकूते शाम का जीना हराम करते हैं, दिए हमारे हवा से कलाम करते हैं। और शेर है कि जब भी कहीं भी मिलते हैं पहले सलाम करते हैं। ये बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, कि कहीं भी मिलते हैं पहले सलाम करते हैं, कि हम बड़ों का बहुत एहतराम करते हैं। और एक शेर और सुना दूं कि हम बड़ों का बहुत एहतराम करते हैं, हमें न रोक कि हम खुशबुए मोहब्बत हैं, हमें न रोक के हम खुशबुए मोहब्बत हैं, हवा की तरह सफ़र सुबह शाम करते हैं, हमें तलाश न कर महफिलों में दुनिया की, हमें तलाश न कर महफिलों में दुनिया की, शरीफ लोग दिलों में क़याम करते हैं। सर हमने आपके सर हमने आपकी शायरी के बारे में तो सुना है, साथ ही हमने सुना है कि आपने कुछ किताब वगैरह भी उसकी पब्लिश कराई है, तो वो किताब के कौन सी है और उसकी कोई शायरी या गज़ल आप कहना चाहें? मेरी एक किताब, मैं जब जबलपुर में कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, गेस्ट फैकल्टी में, तो वहाँ पर कमाल पब्लिकेशन है जिसके चेयरमैन हैं फिरोज़ कमाल साहब। उन्होंने शायरी को मेरी पसंद किया और किताब उस कमाल पब्लिकेशन के ज़रिए ही छपी थी, और वहीं पर इसका विमोचन भी हुआ, इजरा भी हुआ था जबलपुर में। उस किताब का नाम है रेत की तहरीर, और उसमें गज़लें हैं और नज़में हैं और कुछ कतात हैं। तो है यहाँ पर, अगर आप बता दीजिए। ये रेत की तहरीर है। रेत की तहरीर? हाँ, रेत की तहरीर। इस पे टाइटल शेर है कि मिट जाऊंगा मैं रेत की तहरीर की तरह, मिट जाऊंगा मैं रेत की तहरीर की तरह, मेहराब पर लिखा हुआ कतबा तो हूँ नहीं। और ये इसी शेर से, शेर का किताब का टाइटल है रेत की तहरीर, और इसी गज़ल का एक मतला है कि मुझसे कोई ख़ता ना हो ऐसा तो हूँ नहीं, मैं आदमी हूँ कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं, मिट जाऊंगा रेत की तहरीर की तरह, मिट जाऊंगा मैं रेत की तहरीर की तरह, मेहराब पर लिखा हुआ कतबा तो हूँ नहीं। इसी के नाम से ये रेत की तहरीर किताब है। बिल्कुल सर, आपका जो अंदाज़ है वो एक अलग ही पहचान आपने बनाई है राष्ट्रीय स्तर पे भी। और एक जो जिस तरीके से आप आपकी गज़ल या आपके शायरी या दोहे के माध्यम से कहीं ना कहीं आपने हर चीज़ पे लिखा, जैसे आप बच्चों के बारे में लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप माँ बाप की क्या वैल्यू है, और उसके बाद जो आपने आखिरी बात करी कि संस्कार वाली बात कहीं ना कहीं उससे झलकती है, जो अभी मॉडर्न लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं गायब सी होते जा रही है। जी बिल्कुल। तो आपका जो ये साक्षात्कार है ये तो बहुत प्रेरणादायी होने वाला है, जहाँ तक हम देख रहे हैं। सर आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि इस लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा? बहुत अच्छा रहा अनुभव तो, और आप लोग जो काम कर रहे हैं ये बहुत सराहनीय है, बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ कि लीड लैब भी दुनिया का एक मशहूर चैनल बने, मशहूर मंच बने,
जिसके ज़रिए से हमारे शहर के लोग दुनिया भर में पहचाने जाएं। सर हमारी टीम को विश्वास है कि जिस तरीके से आपने अलग अलग मैसेज अपनी रचनाओं के माध्यम से दिए, उसको हमारे देश का युवा और दर्शक अपने जीवन में उतारेगा और हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोगी बनेगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।